हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है लीज अकाउंटिंग के आज के सेशन में। और सबसे पहला जो टॉपिक है रिकग्निशन एग्जाम्पशन, यहां से हम शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो जैसे कि हमने कुछ स्कोप आउट एसेट्स के बारे में चर्चा करी थी प्रीवियस सेशन के अंदर दोस्तों, तो स्कोप आउट जो चीजें हैं वो तो साफ साफ यहाँ से स्टैंडर्ड से बाहर निकल गई है। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक अगर ये स्टैंडर्ड जो बताता है वो अब बताता है कि रिकग्निशन एग्जाम्पशंस, मतलब इसके ऊपर आप लीज अकाउंटिंग लगा तो सकते हैं, ये लीज जैसे ही ट्रांजैक्शन होंगे, बल्कि इसके ऊपर लीज लगनी भी चाहिए। बट स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन दे देता है, बोला कि आप लीज अकाउंटिंग में मत फंसो, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पशन देने का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि वो अब वो ट्रांजैक्शन थोड़े से इमटेरियल लेवल के हैं। जैसे कोई बहुत ही छोटे लेवल का ट्रांजैक्शन है, बहुत ही कम वैल्यू उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड कहता है यार तुम लोग इतनी माथापच्ची करते ही क्यों हो, रहने दो, है ना, तुमको हम एग्जाम्पशन दे देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग लीज अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ये जो है नहीं लगाएंगे। राइट, देखिए कहता है शॉर्ट टर्म लीजेस और लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग असेट इज ऑफ लो वैल्यू। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, दूसरा लो वैल्यू एसेट्स हो गई। ठीक है, शॉर्ट टर्म लीजेस और लो वैल्यू एसेट्स। शॉर्ट टर्म लीजेस का मतलब जनरली जो 12 महीने के कम कम वाली जो टेन्योर वाली जो लीज होती है उसे हम शॉर्ट टर्म लीज कह देते हैं। और लो वैल्यू एसेट्स का मतलब यानी एक ऐसी एसेट से जिसकी जो परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, देखिए कहता है इफ अ लेसी इलेक्ट्स टू अप्लाई the above recognition exemption, the lessee shall recognize the lease payments associated with those leases as an expenses on either a straight line basis over the lease term or another systematic basis। देखिए क्या होगा, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अब लीज अकाउंटिंग नहीं लगानी तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे सर? फिर वही है, रेंट अकाउंटिंग करेंगे। जब लीज अकाउंटिंग नहीं लगानी है तो इसके ऊपर फिर बाद में कौन सी अकाउंटिंग करेंगे अपन? रेंट वाली प्लेन अकाउंटिंग, है ना, जहां रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक वाली जो एंट्री अपन पास करते हैं। कहता है या तो आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे काम करो या फिर कोई दूसरा सिस्टमैटिक बेसिस लगा लो। राइट, जो सिस्टमैटिक बेसिस जो होता है, सिस्टमैटिक बेसिस क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग पेमेंट भले ही चाहे कुछ भी करें, लेकिन लीज का जो रेंट है वो एक सिस्टमैटिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर आपको अपना आईपीसीसी वाला लीज इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यदि याद है ना, तो आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि सिस्टमैटिक बेसिस किसको कहते हैं। लेकिन यदि नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, जब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इस चीज को हम करते हैं। अभी हमको पहले प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप करने हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना, तो अगर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर मतलब प्रिंसिपल्स यानी नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर 100% इसको अपन वेट असाइन करते हैं तो 100 में से आप मोर देन 80% का वेट जो है वो नॉन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने को टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम एलिजिबल हो पाएंगे उन 20% जो इसका जो एरिया होगा उसके अंदर जाने के लिए, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं बहुत बहुत ध्यान से हर एक चीज को पढ़ते पढ़ते चलना, क्योंकि ये सारी की सारी चीज आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अब शॉर्ट टर्म लीजेस के बारे में इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। कहता है देखिए शॉर्ट टर्म लीज इज अ लीज दैट एट द कमेंसमेंट डेट हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस। मतलब कब? एट द कमेंसमेंट डेट, और उसकी लीज टर्म क्या है? 12 मंथ और लेस। ठीक है, और दूसरी बात, डज नॉट इंक्लूड एन ऑप्शन टू परचेज। तो कितनी बातें हो गई? कमेंसमेंट डेट को, कमेंसमेंट डेट को हमारी 12 महीने से लेकर, सॉरी मतलब 12 महीने के अंदर अंदर की अगर अवधि का कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और उसके अंदर कोई कॉल ऑप्शन जो है वो नहीं है, आपके लीज में कोई कॉल ऑप्शन नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप उस असेट्स को परचेज करने का ऑप्शन रखते हैं, और अगर कॉल ऑप्शन उसके अंदर एम्बेडेड कर दिया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज रेंट ना होते हुए आपकी एसेट बन सकती है, क्योंकि आप माइट भी उस कॉल ऑप्शन को कल को एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, तो देखिए क्या बात हो गई। 12 मंथ्स आपको काउंट कहां से करने हैं? जब से आपका लीज जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके अंदर आप एंटर हुए हो, तब से आपको ये 12 मंथ की काउंटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल सी बात है। कहता है as the determination is made at the commencement date, a lease cannot be classified as short term if the lease term is subsequently reduced to less than 12 month। तो देखिए मान लीजिए पहले आप 5 साल की लीज में एंटर हुए
और कल को लीज में एंटर होने के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद में आपने 3-4 महीने बाद में लीज के कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया, अमेंड कर दिया, सब्सिक्वेंटली लीज टर्म को रिड्यूस करके 12 महीना कर दिया। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन की बात कर रहे थे अपने लोग, कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे तो ऐसा नहीं था, है ना। कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे तो दोस्तों ऐसा नहीं था, वहां पे तो आपकी लीज टर्म जो है वो 12 महीने से ज्यादा की थी, लेकिन बाद में आपने उसको अगर कम कर दिया है या 12 मंथ के अंदर अंदर लेकर आ गए हो आप, तो फिर बाद में हम उस चीज को शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे। वो पहले दिन से ही फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट, पहले दिन से ही वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। नाउ द शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन कैन बी मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। देखिए दोस्तों, क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है, इसके लिए वही बात मैं आपको कहता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है ना, उनको वो स्टैंडर्ड बहुत काम में आता है। तो बताइए क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है। क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स तो सर वो होता है ना जिसमें एक नेचर की एसेट्स एक ही कैटेगरी में रख दी जाती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना। तो फिर बाद में अपन क्या करते हैं, सेम प्रकार की एसेट्स को एक हेडिंग में, एक ग्रुप के अंदर, एक क्लास के अंदर क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, फिर उसके ऊपर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते हैं। जैसे कि रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना है तो पूरे क्लास पे लगेगा, ऐसा नहीं कि क्लास में किसी एसेट्स पे लगा दिया, किसी पे नहीं लगाया, ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे ही दोस्तों यहां पे शॉर्ट टर्म लीज की जो एग्जम्पशन की बात करते हैं अपन, तो ये क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स मेड बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स टू विच द राइट ऑफ यूज रिलेट्स, जिसके ऊपर राइट ऑफ यूज रिलेट कर रहा है। अब सपोज करिए दोस्तों, राइट ऑफ यूज, अब जैसे सपोज करिए एक क्लास ऑफ एसेट्स है, जैसे एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, एक ऑफिस बिल्डिंग है। मान लीजिए आपने फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो लीज पे ले लिया, ठीक है। अब फैक्ट्री बिल्डिंग आपने लीज पे लिया है, तो जरूरी है क्या कि सारे के सारे फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर आपको ये शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन लगाना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरी है। शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन अब आपको सारे के सारे फैक्ट्री बिल्डिंग पर लगाना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कल को उसी क्लास ऑफ एसेट्स के अंदर कुछ ऐसे लीज एग्रीमेंट हुए हैं जो शॉर्ट टर्म नेचर के ही नहीं है, वो है ही 5 साल के, 10 साल के, तो क्या उस पर भी लगा दे क्या? ऐसा नहीं है ना। लीज कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। आप आइडेंटिफाई करो कि एक सर्टेन क्लास ऑफ एसेट्स में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब उसमें से ये पता लगाओ कि कौन कौन से शॉर्ट टर्म है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारे शॉर्ट टर्म आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो एग्जम्पशन मिलेगी नहीं, अपने को स्टैंडर्ड अपने को प्रोवाइड ही नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे अपने को एग्जम्पशन जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है। तो फिर बाद में अपने को ये देखना है कि क्या हम शॉर्ट टर्म जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दे, मतलब एग्जम्पशन जो है वो लगा दे क्या? हाँ, तो फिर बाद में आपको सब पे लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी की तो अकाउंटिंग कर ली, किसी की लीज अकाउंटिंग कर ली, किसी की रेंट अकाउंटिंग कर ली, ऐसी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या कहता है, For example, consider an entity which has leased several items of office equipment. तो मेरे पास में ऑफिस इक्विपमेंट है, some of them for less than 12 months and some of them for more than 12 months. अब देखिए, कुछ तो 12 महीने से कम के हैं और कुछ 12 महीने से ज्यादा के हैं। कहता है विथ नन कंटेनिंग परचेज ऑप्शन, किसी में भी कॉल ऑप्शन नहीं है, किसी में भी परचेज का ऑप्शन नहीं है। कहता है अज्यूमिंग दैट द आइटम्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स आर ऑल considered to be of the same class. If the entity wishes to use the short term lease exemption, it must apply that exemption for all of the leases with the terms of 12 months or leases. तो कल को यहां पे जैसे कि होता ना कि सेम क्लास ऑफ एसेट्स पे सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगनी चाहिए। अगर एक एसेट्स पर आपने रिवैल्यूएशन लगा दिया तो सारे एसेट्स पे रिवैल्यूएशन लगाना होता है। तो कुछ लोग ऐसे इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि अगर एक पे शॉर्ट टर्म लीज वाली एग्जम्पशन लगा दी तो सब पर ही लगानी पड़ेगी। अरे भाई, सब पर लगानी तो पड़ेगी, बट ये भी तो देखो उसकी टर्म कितनी है। अगर उसकी लीज टर्म जो अगर 12 महीने के ऊपर निकल गई तो वो तो एग्जम्पशन की अधिकारी ही नहीं है ना, तो उसके ऊपर अपन को फिर बाद में वो प्रोविजन नहीं लगाने, राइट। बट जिनकी लीज टर्म 12 महीने के अंदर अंदर हो रही है, उन सारे के सारे एसेट्स को सेम क्लास के अंदर आपको एग्जम्पशन लेकर अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है assuming that the items of office equipments are all considered to be of the same class, if the entity wishes to use the short term lease exemption, it must apply that exemption for all of the leases with terms of 12 months or less. Now the leases with terms longer than 12 months will be accounted for in accordance with the general recognition and measurement requirements for leases, है ना. Now lessee that makes this election must make certain quantitative and qualitative disclosures about short term leases. ठीक है. Once a lessee establish a policy for a class of underlying assets, all future short term leases for that class are required to be accounted for in accordance with the lessee's पॉलिसी, है ना. तो एक बार अगर आपने किसी क्लास के ऊपर ये शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्पशन लगा दिया, बाद में उसमें जितना भी एडिशन होगा उसके ऊपर आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी से काम करना है. सबसे पहले इन्होंने देखो दे दिया है इलस्ट्रेशन. देखिए दोस्तों, इंड AS 116 का जो स्टडी मटेरियल है ना, बहुत अच्छा मॉड्यूल है. इस चीज के लिए हम शुक्रगुजार हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए, जिन्होंने काफी बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जो है डिजाइन किया है, स्पेशली इंड AS 116, जहां पर हर एक प्रोविजन के नीचे उन्होंने एम्पल अमाउंट ऑफ इलस्ट्रेशंस देकर उसको समझाने की पूरी कोशिश करी है. तो देखिए, शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर आपके पास में पहला सिनारियो है, कहता है लेसी एंटर्स इनटू अ लीज विद अ 9 मंथ नॉन कैंसिलेबल टर्म. 9 महीने का नॉन कैंसिलेबल टर्म है, इसके पहले नहीं कैंसिल कर सकते अपन, 9 महीना अपना लीज चलेगा. ठीक है. विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर 4 मंथ. 9 महीने के बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन भी है कि उसको हम 4 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं. तो सर 9 और 4 तो हो गए 13 मंथ्स हो गए, 12 महीने से ऊपर इसकी लाइफ चली गई, है ना. लेकिन ये तो एक्सटेंड करने के ऊपर होगा ना सर, अभी किसको पता कि एक्सटेंशन आएगा. तो कहता है द लीज डज नॉट हैव अ परचेज ऑप्शन. परचेज ऑप्शन तो नहीं है, बाकी तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बस ये ऑप्शन आ गया इसके अंदर. चलिए देखते हैं क्या हो सकता है. एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन बिकॉज द मंथली लीज पेमेंट्स ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड आर सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट रेट्स. क्या कह रहा है, लीज कमेंसमेंट पे लेसी को रीजनेबली सर्टेनिटी है कि ये जो एक्सटेंशन ऑप्शन है ना हमारा, उसको हम एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज द लीज पेमेंट ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड आर सिग्निफिकेंटली बिलो मार्केट रेट्स. अगर ये एक्सटेंशन नहीं लेते हैं तो हमें वो सेम नेचर का एसेट्स कहीं और से किराए पे लेना पड़ेगा, और वहां जो हम किराया पे करेंगे वो किराया जो है वो ज्यादा होगा, और हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट का किराया इनफैक्ट कम पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, यहां लेसी क्या करना चाहेगा, एक्सटेंशन ऑप्शन को अवेल करना चाहेगा. तो कहता है वेदर द लेसी कैन टेक शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 116. तो यहां पर क्या ये जो लेसी है वो शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन ले सकता है कि नहीं ले सकता. चलिए दोस्तों, इस बात को आप सोचिए और मुझे बताइए फटाफट से कि यहां पे शॉर्ट टर्म एग्जाम्पशन ली जा सकती है या फिर नहीं ली जा सकती. हाँ जी दोस्तों, तो आप सब लोगों ने इसके ऊपर विचार किया होगा कि ये पर्टिकुलर चीज को अपन शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन में लेंगे या ना लेंगे. तो 9 + 4 तो 13 हो गया. तो अब आपको बस यही सोचने पे कहते हैं ना कि मतलब यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर ये परचेज ऑप्शन जो है इसको अपने को शामिल करना है कि नहीं करना. मतलब हम 9 मंथ्स के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, बट जैसे ही आप कहते हो कि सर 9 + 4 कर दो, तब तो ये 13 हो जाता है. तो सवाल ये नहीं है कि सर शॉर्ट टर्म लीज एग्जाम्पशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. आप तो हमें ये सिखाइए कि क्या ये 4 को हमें इंक्लूड करना चाहिए क्या 9 में. तो बेसिकली क्या कर दिया, बस वही बात है, अब मैंने इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कर दी. बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है किसी और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे हम ये जो कॉल ऑप्शन जो है इनको कंसिडर करेंगे ना करें. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ऐसे आगे पीछे इलस्ट्रेशन हो जाते हैं थोड़े बहुत, बट अपन इंस्टीट्यूट की पढ़ाई करेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करा के. तो आगे चलकर एक कॉन्सेप्ट आएगा जहां पे हम इंसेप्शन डेट पर ही ये बात पता लगाएंगे कि हमें ये कॉल मतलब जो एक्सटेंशन ऑप्शन है इसे शामिल कब करना चाहिए और इसे कब शामिल नहीं करना चाहिए. तो बस वही बात है, अभी के लिए इतना समझ के चलो कि अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ये प्लस होगा, मतलब लेसी जो है इस एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा. कौन, लेसी की बात हो रही है, ठीक है ना. तो अगर लेसी एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो हम लीज टर्म 13 मंथ्स काउंट करेंगे.
राइट, हमें ऐसा लगता है और हमको हमारे इस क्वेश्चन के फैक्ट के हिसाब से ऐसा लग भी रहा है कि लीज टर्म जो है वो एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि 9 महीने की जो प्राइमरी लीज अग्रीमेंट है वो 4 महीने आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 मंथ्स हो गया, राइट, इसकी वजह से ये आपका शॉर्ट टर्म लीज में काउंट नहीं होगा। आइए दूसरे सिनारियो पढ़ते हैं। Assume the same facts as scenario A, except at the lease commencement date, the lessee is not reasonably certain to exercise the extension option because the monthly lease payments during the optional extension period are at what the lessee expects to be market rates, and there are no other factors that would make exercise of the renewal option reasonably certain. Will your answer be different in this case? Definitely. देखिए, अब इसको किराया जो है वो बाजार की रेट पर ही मिल रहा है, बाजार में भी वही किराया है, हमारे पास में भी वही किराया है, तो वो हमारे साथ क्यों कंटिन्यू करेगा? ठीक है ना, वो बाजार से भी किराया कर सकता है, किराए का अग्रीमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हम 9 में +4 नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टर्म होगा वो एग्जैक्टली 9 मंथ्स ही होगा। तो 9 मंथ्स होगा तो इस पे हम शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन जो है वो ले सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन नहीं ले सकते। तो ये हो गया हमारे इस दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब आता है लीजेस ऑफ लो वैल्यू एसेट्स। शॉर्ट टर्म लीज के बारे में हमने पढ़ लिया, लो वैल्यू एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कहता है लेसीज कैन ऑल्सो मेक एन इलेक्शन फॉर लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज लो वैल्यू, दैट इज लो वैल्यू एसेट्स। ठीक है, सेम एग्जम्पशन आप लो वैल्यू एसेट्स पे भी लगा सकते हो। मतलब सर इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, अगर टर्म 50 साल का हुआ तो भी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, यहां पर आपकी जो लीज टर्म है ना उसको आपको ध्यान ही नहीं देना, लीज टर्म को आपको पूरा का पूरा क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। मतलब आपको इसको प्रायोरिटी, इसको आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी कि लीज टर्म कितने का है। लेकिन अगर हमारे एसेट्स लो वैल्यू वाले हुए तो फर्क नहीं पड़ता कि लीज टर्म 12 महीने से ज्यादा का है या 6 साल से ज्यादा का है या 60 साल से ज्यादा का है ना, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि लो वैल्यू आइटम हो गए। अब लो वैल्यू आइटम होने की वजह से आप उन सारे आइटम्स पे क्या लगा सकते हो, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा सकते हो? अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ट्रांजेक्शन बनाएंगे। और रेंट के जैसे देखिए दोस्तों, हर जर्नल एंट्री के पीछे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता। अब आपने रेंट का पेमेंट कर दिया, अब इसका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो देखिए रेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? लीज एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, रेंट के ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ, राइट। रेंट की एंट्री क्या होती है, वो नॉर्मल तरीके से निकाली जा सकती है। तो वैसे ही आप इसकी रेंट अकाउंटिंग कर देंगे, है ना। हालांकि रेंट अकाउंटिंग का डिस्कशन लीज के स्टैंडर्ड में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक जो ओपन कर रहे हैं वो ये इस स्टैंडर्ड की चीज है। ये स्टैंडर्ड तो आपको लीज अकाउंटिंग करने के बारे में सिखाएगा, बाकी तो रेजिडुअल रेंट अकाउंटिंग जो है उसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाए ना बनाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चला गया। ठीक है, तो लो वैल्यू एसेट्स के अंदर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर जो भी हमारे एसेट्स हैं जो लो वैल्यू नेचर के हैं उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड अपने को नहीं लगाना। जैसे सपोज करिए आपने कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है ना, कोई छोटी मोटी मशीनरी है, ऐसी कोई चीजें जो आपने बहुत ही लो वैल्यू की है, वो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है आपने एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपने लीज पे ली, लीज टर्म है 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी है ना, तो जिस भी वेंडर से आपने ये लिया वो 5-6 साल के लिए लिया, बट अब ये लो वैल्यू है। अब लो वैल्यू के ऊपर हम जो लीज अकाउंटिंग लगाएंगे सर, एक सीए रखना पड़ेगा उसकी लीज अकाउंटिंग को गवर्न करने के लिए, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, फिर बाद में डिस्काउंट रेट कहीं चेंज हो गई तो फिर बाद में वो अमोर्टाइजेशन टेबल बार बार चेंज करो। मतलब ऐसा सीए चाहिए जो न्यू कोर्स से पढ़ के आया हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जानता हो, फ्लैट बनाना जानता हो। फ्लैट बनाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन टेबल, है ना, वो वाले फ्लैट्स नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा अपने को ह्यूमन रिसोर्स इतना ज्यादा लग जाएगा कि कॉस्ट बेनिफिट जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कहता है कि देखिए कोई चीज अगर बिलो मटेरियलिटी आ चुकी है तो फिर बाद में उस चीज के ऊपर आपको ये स्टैंडर्ड लगाने की दरकार नहीं है, क्योंकि वो लो वैल्यू है। अब सवाल ये है कि सर ये लो वैल्यू क्या होता है? हम लो वैल्यू पे लीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाना, ये तो समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज दिस लो वैल्यू एसेट सर? किसे कहेंगे हम? 1 रुपए को लो वैल्यू कहेंगे, 100 रुपए को लो वैल्यू कहेंगे, 1000 को कहेंगे, 10,000 को कहेंगे, 1 लाख, 1 करोड़, क्या लिमिट है दोस्तों? आपको सबको पता होना चाहिए। अब तो आप इंडेस से परिचित हो चुके हो,
इतनी लंबी जर्नी आपने तय कर ली है, क्या आपको लगता है स्टैंडर्ड लो वैल्यू के बारे में कुछ बताएगा? लिमिट नहीं बताएगा, वो प्रिंसिपल्स बताएगा जरूर, लेकिन वो बिल्कुल भी लिमिट नहीं बताएगा, क्योंकि आपके लिए जो लो वैल्यू है वो मेरे लिए हाई वैल्यू हो सकती है। तो अब दोनों व्यक्तियों के लिए, हम दोनों व्यक्तियों के लिए ये लो वैल्यू की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट स्टैंडर्ड का मतलब तो यही होता है ना कि प्रिंसिपल बेसिस पे इस चीज का जस्टिफिकेशन जो है वो लिया जाए कि लो वैल्यू किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, कहता है दो Ind AS 116 does not explicitly define the leases of low value assets. It provides the condition based on which an asset can be treated as of low value, and the said exemption can be availed accordingly for such low value assets. Following are the conditions. क्या कंडीशन है देखिए, अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी ऑफ लो वैल्यू ओनली इफ बोथ का मतलब हो गया प्लस, है ना, दोनों की दोनों कंडीशन यानी हमारे दोनों के दोनों प्रिंसिपल जो है वो यदि सेटिस्फाई होते हैं तो हमें लो वैल्यू एग्जम्पशन लेनी पड़ सकती है, मतलब हम चाहें तो वो लो वैल्यू एग्जम्पशन लगा सकते हैं। तो कहता है द लेसी कैन बेनिफिट, पहली बात क्या हो गई, द लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू द लेसी। लेसी को बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम द यूज ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स, उस असेट्स को यूज करके बेनिफिट मिल रहा है। सर हर असेट्स को यूज करके बेनिफिट ही मिलता है, बट इसमें सबसे की पॉइंट क्या है, वो ये है दोस्तों, ओन इट्स ओन टुगेदर विद अदर रिसोर्सेस दैट आर रेडीली अवेलेबल। ठीक है ना, अब इन शब्दों के ऊपर अपने को बहुत ज्यादा फोकस करना है। और यहां पे कहता है द अंडरलाइंग एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट, क्या, नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर एसेट्स। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ये रंग थोड़ा खराब हो गया लगता है, इस रंग को हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। स्टैंडर्ड ने बहुत सोच समझकर ये वाला प्रिंसिपल जो है वो रखा सबके सामने, क्योंकि यहां पर यहीं पर ही काफी लोगों की प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती, और वो कहते कि सर देखिए हमको एक ऐसा दरवाजा मिल गया Ind AS 116 में घुसकर निकलने का कि 116 में आगे क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, हम तो ये लो वैल्यू एसेट्स वाली एग्जम्पशन हर किसी चीज पे लगा देंगे। जैसे कि सपोज करिए आपने खरीदा एक लैपटॉप, हालांकि लैपटॉप तो वैसे भी लो वैल्यू एसेट्स होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो एक काम करते हैं, कोई बड़ी एसेट्स का एग्जांपल लें। बड़ी एसेट्स में क्या होता है, बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी है, कार राइट, कार का एग्जांपल लेते हैं। एक आपने कार खरीदी, अब बताइए दोस्तों कार क्या कोई लो वैल्यू एसेट्स हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वहां पर देखिए क्या किया कंपनी लोग, ऐसे प्लानिंग करेंगे कि वो क्या करेंगे, कार को नॉकडाउन कंडीशंस में परचेज करेंगे। नॉकडाउन कंडीशंस का मतलब क्या हो गया, कार का बोनट अलग से खरीदा, कार के अंदर इंटीरियर अलग से खरीदा, कार की सीट अलग से खरीदी, है ना, फिर बाद में कार का जो रंग है वो अलग से खरीद लिया, कार का स्टीयरिंग अलग से खरीद लिया, कार की बियरिंग्स अलग से खरीद ली, साइलेंसर अलग से खरीद लिया, पूरी कार को नॉकडाउन कर दिया, है ना। और फिर बाद में मैंने उसको नॉकडाउन परिस्थितियों में खरीदा और बाद में मैंने उसकी असेंबली करा ली। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, देखिए सर मैंने कार नहीं खरीदी, मैंने तो ये पार्ट्स गिना रहा हूं मैं उसके। अब टेक्निकल क्या 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 पार्ट्स होते हैं वो तो अपने को भी नहीं पता दोस्तों, वो तो उन लोगों का एरिया हो गया। तो सब लोग फिर क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी एसेट्स को नॉकडाउन परिस्थितियों के अंदर पेपर पर लेके आ जाएंगे, खरीदेंगे, वो एकदम रेडीमेड बनी बनाई, लेकिन पेपर पे दिखाने पे सब कुछ हो सकता है, राइट। तो अब देखिए स्टैंडर्ड ने क्या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोला जो लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ऐसे ये लो वैल्यू एसेट्स, जैसे कार करोड़ों रुपए की है या कार लाखों रुपए की है, लेट्स से 10-20 लाख की, रीजनेबल बात करते हैं, इधर उधर नहीं जाते, तो 10-20 लाख रुपए की अगर कार है तो मैं बोलूंगा देखो मैंने ये पार्ट्स 20,000 में खरीदा, मैंने ये पार्ट 50,000 में खरीदा, मैंने ये पार्ट्स 80,000 में खरीदा, ऐसे करके मैंने सारे पार्ट्स गिना दिए, समझ गए। तो अब देखिए क्या होगा कि स्टैंडर्ड को
पता चल गया कि अब यहाँ पर ये लोग तो एंटर हुए हैं, अभी IFRS 16 पढ़ना ही चालू किया है इन लोगों ने, और ये तो यहीं पे इनको तो बड़ा सारा दरवाजा मिल गया, यहीं से निकल जाएंगे, तो आगे आगे की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर ने 2 पेज का क्वेश्चन बनाया है, 15 नंबर का क्वेश्चन लीज का आ गया, और मालूम पड़े स्टूडेंट बोलता है it is hereby assumed that we have considered the lease of low value transactions, hence the exemption is applied over here, so there is no concept of lease accounting। बोलता है रेंट अकाउंटिंग की एंट्री पास करो, बराबर, और जो एग्जामिनर के सारे सपने जो हैं वो वहीं पे खत्म हो गए। तो कहने का मतलब वही बात है दोस्तों, यहाँ पे हमारे एकेडमिक्स में एग्जामिनर को ICAI को बुरा लग जाएगा, और रियल लाइफ में दोस्तों जो हमारी ट्रू पिक्चर है वो नहीं आ पाएगी अगर इस चीज को मिस यूटिलाइज कर लिया गया तो। स्टैंडर्ड देखिए अब यहाँ पे क्या कह देता है, स्टैंडर्ड कहता है कि वो असेट्स, जिस असेट्स को आपने खरीदा है उसका खुद से ही उसका यूज निकलना चाहिए। जैसे आपने कार खरीदी तो कार यूज आनी चाहिए, लेकिन आप कहोगे कि मैंने तो बोनट खरीदा है, ठीक है, मैंने साइलेंसर खरीद लिया है, तो क्या वो बोनट और साइलेंसर अपने आप में यूज आ रहे हैं? आप कहेंगे नहीं सर। ठीक है, कहता है कि क्या ये चीज आपकी किसी दूसरी चीज पे हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड है क्या? ये होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब साइलेंसर, बोनट, कार का वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मशीनरी, सब इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स है। इसका मतलब एक चीज को नॉक डाउन करने की कोशिश मत करना कभी भी। द अंडरलाइंग एसेट इज नॉट, दैट मींस हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर एसेट्स, तो वो अपने आप में स्टैंड अलोन यूज आनी चाहिए। कल को अगर लैपटॉप की एग्जांपल लें तो आप ऐसे कह दो कि नहीं सर मैंने लैपटॉप नहीं खरीदा, मैंने तो एक स्क्रीन खरीदी, मैंने कीबोर्ड खरीदा, मैंने उसकी हार्ड डिस्क खरीदी, मैंने उसकी रैम खरीदी, मैंने उसका ये खरीदा वो खरीदा, XYZ करके आप तो गिनती गिना दोगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड वाले बनाने वाले लोग भी दोस्तों हमसे ज्यादा समझदार है ना, इनको सबको पता है कि क्या हो सकता है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी तभी कहा जा सकता है कि वो असेट्स आपने जेन्युइनली परचेज किया है और वो लो वैल्यू आइटम। समझ गए आप सब लोग, है ना? तो कहने का मतलब मोबाइल परचेज किया तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल का बोर्ड है, मोबाइल की बैटरी है, ये है वो है, ऐसे नॉकडाउन कंडीशंस के अंदर आप परचेज करने की बात ना करें। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि क्या मैं आपको यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब देखिए कहता है दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। कहता है एन एंटिटी में लीज अ कार फॉर यूज इन इट्स बिजनेस एंड द लीज इंक्लूड द यूज ऑफ द टायर्स अटैच्ड टू कार। देखिए क्या कह रहा है, लीज में कह रहा है कि हम टायर जो है वो लीज पे लिए हैं। क्या बात है भाई, टायर लीज पे लिए हो। टू यूज द टायर्स फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस दे कैन ओनली बी यूज्ड विद द कार एंड एज सच सो दे आर डिपेंडेंट और highly interrelated with the car, therefore the tires would not qualify for the low value assets exemption। आप तो कह दोगे सर टायर तो ये 5,000 रुपए का ही है, जबकि 10 लाख रुपए की गाड़ी है, तो 5,000 रुपए के टायर्स के ऊपर मैं क्या करूं, लीज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना लगाऊं? तो फिर बाद में ऐसे कंपोनेंट अकाउंटिंग करेंगे क्या हर पेज पुर्जे की? बराबर, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। इसलिए ये वाले स्टैंडर्ड में पहले ही कह दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको हम लो वैल्यू एग्जम्पशन नहीं कह सकते। ठीक है, नाउ द इलेक्शन फॉर लीज फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू कैन बी मेड ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस। लीज बाय लीज यानी कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको इसकी असेसमेंट करनी है। तो फॉर एग्जांपल एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ लैपटॉप्स। अब देखिए large number of laptops, each laptop within the contract constitutes an identified assets, entity has considered that the value of individual laptop would be low। देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि लैपटॉप जो है, मोबाइल जो है, एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की बात करें तो उनके लिए एक लैपटॉप एक मोबाइल ये जो एसेट्स हैं वो लो वैल्यू वाले एसेट्स होते हैं। लेकिन अगर हम पूरे कंपनी के लिए अगर लैपटॉप खरीदेंगे, पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए मोबाइल खरीदेंगे तो कलेक्टिवली तो वो अमाउंट डेफिनेटली मटेरियल होगा, क्योंकि यूनिट साइज बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली वो अमाउंट मटेरियल ही होगा ना। जैसे एक कैलकुलेटर की वैल्यू 200 रुपए है, लेकिन अगर जैसे बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी स्टेशनरी अपने को परचेज करनी है तो सारे के सारे कैलकुलेटर का भी अगर अपन सम टोटल करेंगे तो वो भी एक मटेरियल अमाउंट निकल सकता है।
तो इसका मतलब क्या, कैलकुलेटर को फिर बाद में बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं? कभी नहीं दिखाते अपन। चाहे करोड़ों रुपए की भी कैलकुलेटर कंपनी ने क्यों ना खरीदे, और उसकी यूजफुल लाइफ देखिए, कैलकुलेटर मुझे तो नहीं लगता आजकल कोई कैलकुलेटर खराब होते हुए मैंने तो नहीं देखा मेरी जिंदगी में अभी तक। कैलकुलेटर मैंने भी आज जो लिया था दोस्तों, एक ही बार लिया था, और वही वही आज तक चल रहा है, स्टूडेंट लाइफ से अब तक वो मैं यूज कर रहा हूँ। तो कभी खराब नहीं हो रही ये सारी चीजें, बट फिर भी हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट में तो नहीं लेके जाते, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है। तो एक मटीरियलिटी लेवल बीच में आ जाता है, इसकी वजह से हम इन चीज को क्या कर देते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये चीजें जो है वो डेफिनेटली आपकी लो वैल्यू हैं। ये क्या है, आपकी लो वैल्यू है। इंडिपेंडेंट अगर आप इस चीज को असेस करें तो एक कंपनी के लिए एक लैपटॉप, एक कैलकुलेटर, एक मोबाइल डेफिनेटली क्या है, लो वैल्यू है। तो क्या सर, अगर हम किसी वेंडर से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमको वो बहुत सारे जो आइटम हैं जब वो अपने को मिलते हैं लीज के ऊपर, जैसे देखते हो ना, बहुत सारे कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका एक आईटी डिपार्टमेंट अलग से होता है, और उनका एक आईटी पार्टनर होता है जिनसे वो लोग क्या करते हैं, पूरे लैपटॉप पीसी वगैरह जो है वो कंपनी के अंदर इंस्टॉल करवा लेते हैं। कोटेशन मिलता है उनको और वो सप्लाई कर देते हैं। कोई खराबी हो गई तो आपको रिप्लेस करके नया दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं, है ना। तो वो सारा का सारा उनका ही रिस्क रिटर्न वगैरह रहता है, उसके बदले वो आपसे कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो एक प्रकार से आपको लीज पे वो बहुत सारी चीजें मिल गई। तो ये स्टैंडर्ड क्या उस कलेक्टिव अमाउंट के ऊपर काम करने के लिए आपको कह रहा है? क्या आपको ये कलेक्टिव अमाउंट के ऊपर डिसीजन लेने के लिए कह रहा है कि अगर इंडिविजुअल लो वैल्यू एसेट्स है तो आप उसका टोटल ऑर्डर साइज देखो, तो फिर बाद में आपको ये तय करना है कि लीज की लो वैल्यू एग्जम्पशन आप ले सकते हो या नहीं ले सकते? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कलेक्टिवली कभी भी एसेस नहीं किया जाता इन सारी चीजों को। इन सारी चीजों को आपको लो वैल्यू ऑन इट्स ओन मानकर चलना है। या तो वो लो वैल्यू अपने आप में है, सिंगल एसेट्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, पर यूनिट बेसिस पे आपको इस पे डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो कहता है इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑल द लैपटॉप इज नॉट, कहता है एंटिटी हैज कंसिडर्ड दैट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल लैपटॉप वुड बी लो इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल द लैपटॉप इज नॉट। मतलब ये हो गया कि सारे के सारे लैपटॉप को यदि हम एक साथ में जोड़ लेंगे तो डेफिनेटली ये अमाउंट लो वैल्यू नहीं बल्कि हाई वैल्यू का हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है द कंडीशंस of so and so paragraph of index 116 are satisfied, that is the entity can benefit from use of an individual laptop together with other resources that are already available and each laptop does not need other assets to make it functional। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, एक लैपटॉप क्या अकेला काम नहीं कर सकता? उसे 200 लैपटॉप की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। मतलब अगर एंटिटी में 200 लैपटॉप डिलीवर होंगे तभी वो एक लैपटॉप जो है वो काम करेगा क्या? या सारे के सारे एम्प्लॉयज को आप मोबाइल फोन देंगे तो तभी वो मोबाइल फोन चलेंगे क्या? नहीं। वो असेट्स एक ऐसा असेट्स है जो अपने आप में इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, और जब वो असेट्स इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, वो कोई कंपोनेंट नहीं है किसी दूसरे असेट्स का, कोई वो हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है किसी दूसरे असेट से, तो फिर बाद में आपको लो वैल्यू एग्जम्पशन तो उस लैपटॉप पे अकेले पर ही लगा देनी है। और उसका मतलब फिर उस लीज के अंदर अगर 1 लाख लैपटॉप भी अगर आपने लिए हैं ना दोस्तों, तो वो लो वैल्यू एसेट्स के एग्जम्पशन में ही काउंट होगा, क्योंकि आपने छोटे छोटी वैल्यू की एसेट्स उठाई है जो अपने आप में फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो the entity can benefit from use of an individual laptop together with other resources that are already available and each laptop does not need other assets to make it functional. Consequently, each laptop qualifies as a low value asset and the entity can elect to apply the low value exemption to all the laptops under the same contract। इसका मतलब भले ही चाहे अब ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, ये लीज की एग्जम्पशन में चला जाएगा और लीज अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी हमको। यहां पर कहता है द एग्जम्पशन फॉर लीजेस ऑफ लो वैल्यू आइटम्स इंटेंड्स टू कैप्चर लीजेस दैट आर हाई इन वॉल्यूम बट लो इन वैल्यू। तो इनकी वैल्यू जो है वो तो लो है लेकिन वॉल्यूम बड़ा ज्यादा है। इसमें सबसे ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने दिया है आईटी इक्विपमेंट्स का, लैपटॉप, मोबाइल फोन,
प्रिंटर्स, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ये डिपार्टमेंट ही एक अलग से होता है, आईटी डिपार्टमेंट, जो इन सारी चीजों को टेक केयर करके रखता है। सो लीजेस ऑफ ऑफिस फर्नीचर एटसेट्रा, जैसे कि ऑफिस के अंदर चेयर वगैरह का काम हो गया, है ना, जिसको बार बार खराब हो जाने पे रिप्लेस कर दिया जाता है उनके द्वारा। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। सो इंडेक्स 116 इज साइलेंट ऑन एनी थ्रेशोल्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर क्लासिफाइंग एनी एसेट एज लो वैल्यू एसेट्स। 116 पूरी तरह से साइलेंट है कि मैं कोई भी वैल्यू नहीं बताऊंगा, कोई भी नंबर मैं नहीं देने वाला, कोई थ्रेशोल्ड मैं नहीं बताऊंगा जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए। डिसीजन जो होगा हमारे प्रिंसिपल पे होगा, कोई रूल नहीं बना के दे रहे। The following boxes depicts the important points regarding the leases of low value assets. क्या क्या है ये देखिए जरा। Value of an underlying asset to be assessed based on the value of the assets when it is new, regardless of the age of the asset being leased. Being leased. अब देखिए समझिएगा मेरी बात को, यहां पर भी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। ये इन्होंने जो शब्द लिखा है ना, when it is new, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कार है, अब कार एक नई कार है, उसकी नई कार की वैल्यू 10 लाख रुपए है, लेकिन अब वो 10 साल पुरानी कार है तो उसकी वैल्यू आज 50,000 1 लाख भी हो सकती है ना। तो कहने का मतलब, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब वो नई की नई अगर आपको मिल रही है तो उस समय उसकी कीमत क्या है, तब उसकी वैल्यू, असली वैल्यू पता लग सकती है। ऐसे कोई सेकंड हैंड यूज करी हुई चीजें, है ना, डिप्रिशिएटेड चीजें की अगर अपन बात करेंगे, तो आप अगर उसकी पूरी लाइफ को यूज कर चुके हो तो कल को वो लास्ट टाइम पर जाकर तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाएगी ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू असेस करनी है जब वो नई है। नई गाड़ी की कीमत क्या है, नए एसेट्स की कीमत क्या है, तो अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू जो है वो आपको उसी के हिसाब से निकालनी है, रिगार्डलेस ऑफ द एज ऑफ द एसेट बीइंग लीज्ड। तो यानी आपको एज को ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना। लीजेस ऑफ लो वैल्यू एसेट्स आर एग्जेम्प्टेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज लीजेस आर मटीरियल टू द लेसी। अब देखिए सीधी बात है दोस्तों, करोड़ों रुपए का लीज ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, ग्रुप के अंदर हमारे पास में पोर्टफोलियो में एसेट्स आ गए बहुत सारे के सारे, तो उसकी वैल्यू तो मटेरियल होगी, लेकिन हमको लो वैल्यू एग्जम्पशन फिर भी लगा देनी है ना। फिर कहता है एग्जांपल ऑफ लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स कैन इंक्लूड टेबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम ऑफ ऑफिस फर्नीचर और टेलीफोन्स, एंड द असेसमेंट परफॉर्म्ड ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज, नेचर और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लेसी। इसका मतलब जो हम ये बार बार हर स्टैंडर्ड में कई बार ये कहते हैं ना कि ये डिपेंड करता है साइज, नेचर और सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसा असेसमेंट नहीं है, ये एब्सोल्यूट बेसिस पे असेसमेंट है। हर प्रकार के एंटरप्राइज पर एक ही प्रकार का, ये मतलब चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एक बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर हम सब लोग कॉर्पोरेट एंटरप्राइज हैं दोस्तों, रिगार्डलेस ऑफ आवर स्टेटस, ये चीज जो है वो इस प्रकार से असेस करी जाएगी, है ना। ये वाली चीज जो है दोस्तों इस प्रकार से असेस करी जाएगी लो वैल्यू एसेट्स के लिए। आगे बात आपको समझ में। फिर देखिए कहता है a lease of an underlying asset does not qualify as a lease of low value assets if the nature of the asset is such that when new the asset is typically not of low value, underline कीजिएगा इसको, when new the asset is typically not of low value, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कार वाला, कि अगर 10 साल पुरानी कार होगी तो उसकी वैल्यू आज हो सकती है, कम हो सकती है ना। तो आप उसको ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, आपको ये देखना होगा कि कार की वैल्यू क्या लो वैल्यू हो सकती है कभी। तो आप यही कहेंगे सर, अगर देखिए नई कार है तो नई कार को तो हम लो वैल्यू कैटेगरी में नहीं रख सकते, है ना। तो अब देखिए एग्जाम्पल इन्होंने भी वही दिया है कि लीजेस ऑफ कार्स वुड नॉट क्वालिफाई एज लीजेस ऑफ लो वैल्यू एसेट्स बिकॉज अ न्यू कार वुड टिपिकली नॉट बी अ लो वैल्यू। इसका मतलब अगर आप ओल्ड कार की भी बात कर रहे हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ओल्ड कार है, तो उस ओल्ड कार को भी आप लो वैल्यू एसेट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। डिसीजन जो है लो वैल्यू का किस पे लिया जाएगा, कि वो एसेट्स नया कितने का आता है। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं हेड लीजेस डू नॉट क्वालिफाई एज लो वैल्यू एसेट्स के इस कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले तो देखिए हेड लीजेस और सब लीजेस का मतलब समझ लीजिए, है ना। जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं एक लेसी हूं, मैंने खुद ने एक एसेट जो है वो लीज पे लिया है, और जो एसेट मैंने लीज पे लिया वो मैंने आगे पास ऑन कर दिया किसी फर्दर सब लेसी को,
तो मैं लेसी हो गया, वो दूसरा वाला सब लेसी हो गया। तो जो मेरा मतलब लेसी और सब लेसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, एक तरीके से अब मैं लेसर बन गया ना, और वो जो सब लेसी है वो लेसी बन गया। तो हमारे बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये सब लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, और सब लीज के कॉन्ट्रैक्ट में बीइंग अ लेसर मुझे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लीज आउट कर दिया ना उस चीज को। तो मुझे उस एसेट्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, इंड एस नंबर 116। तो मैं उसकी लीज अकाउंटिंग करूंगा। तो जब मैं उसकी लीज अकाउंटिंग करूंगा, तो जो मेरा हेड लीज था, हेड लीज जो मैंने एसेट्स लीज पे लिया था, राइट, अब उस चीज को मैं लो वैल्यू एसेट्स नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं आगे पास ऑन कर रहा हूं, क्योंकि लेसर को कोई एग्जम्पशन नहीं है इसकी अकाउंटिंग की, है ना, लेसर इसकी लीज अकाउंटिंग ही करेगा, क्योंकि उसके लिए दोस्तों वो लो वैल्यू एसेट्स है या हाई वैल्यू एसेट्स है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड में प्रावधान नहीं है। लेसर को तो उसकी लीज अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना, और वो कौन से स्टैंडर्ड में करता है, 116 में करता है। तो ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि यदि आप बीइंग अ लेसर मतलब सब लेसी हो और आप आगे अपने लीज अग्रीमेंट को पास ऑन कर रहे हो, और ऐसी कंडीशन के अंदर जिस एसेट्स का यूज आपने किया है वो एसेट्स के ऊपर आपको लीज वाला स्टैंडर्ड ही लगाना पड़ेगा, आप उसे लो वैल्यू एसेट्स में क्लासिफाई करके एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। इसका मतलब यदि आपने हेड लीज है, आपके पास में हेड लीज है और आप सब लीज कर रहे हो या सब लीज करने की एक्सपेक्टेशन रखते हो, है ना, जरूरी नहीं कि आप सब लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही हो गए, लेकिन आपने लीज किया ही इस उद्देश्य से है कि आप सब लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, तो फिर बाद में आप हेड लीज के ऊपर कभी भी लो वैल्यू का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये कहना चाहता है हेड लीजेस डू नॉट क्वालिफाई एज लो वैल्यू एसेट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ ए लेसी सब लीजेस एन एसेट्स और एक्सपेक्ट्स टू सब लीज एन एसेट्स, है ना, जरूरी नहीं कि सब लीज कर ही दिया है, मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि मैं सब लीज करने वाला हूं, तो द हेड लीज डज नॉट क्वालिफाई एज a lease of low value assets. That is an intermediate lessor who subleases or expects to sublease an assets cannot account for the head lease as a lease of a low value assets. क्योंकि मैं लेसर बन गया हूं तो अब मैं लीज अकाउंटिंग करूंगा, तो जब मैं वन साइड में उसके ऊपर लीज वाला स्टैंडर्ड लगा रहा हूं तो अनदर साइड के ऊपर भी आपको लीज वाला स्टैंडर्ड ही लगाना पड़ेगा। दैट मींस आप उसका लो वैल्यू का एग्जाम्पशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इज दैट क्लियर। तो फिर बाद में बोथ एसेट्स आपका मतलब बोथ लीज, हेड लीज और सब लीज दोनों आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी लीज अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में फॉल, राइट। अच्छा, अब कहता है देखिए then what should be the approach for such leases when the said exemptions are taken। तो अब अगर एग्जाम्पशन हम ले लेते हैं लो वैल्यू एसेट्स का, तो एग्जाम्पशन के केस में वही वाली बात सर, रेंट अकाउंटिंग करेंगे हम, रेंट अकाउंटिंग करेंगे, पीएनएल में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अमोर्टाइज कर देंगे अनटिल अनलेस कोई दूसरा जो हमारा मेथड है वो जस्टिफाइड ना हो जाए, है ना। और बाद में देखिए दोस्तों, ये जो लास्ट वाली जो 2-3 लाइनें हैं ना, ये आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ी कम समझ में आए, क्योंकि इसको हम आगे अच्छे से डील करने वाले हैं। ये है क्या, एक बार मतलब अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इफ अ लेसी अकाउंट्स फॉर शॉर्ट टर्म लीजेस एज पर द अप्रोच मेंशन्ड अबव, यानी शॉर्ट टर्म लीजेस का एग्जाम्पशन ले लिया अपन ने और ऊपर के अप्रोच से हमने उसकी अकाउंटिंग कर दी, तो इट शैल कंसिडर द लीज टू बी अ न्यू लीज फॉर द पर्पज ऑफ मॉडिफिकेशन और चेंज इन लीज टर्म। आगे चलकर यदि आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन या कोई टर्म में चेंज होता है, तो ये दोनों की दोनों चीज आपकी नया कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, नया लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। आइए दोस्तों इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यदि आप भूले नहीं है अभी तक, तो उसके अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था, एक्सटिंग्विशमेंट हमने पढ़ा था, वही बात है देखिए। तो वो मॉडिफिकेशन एक्सटिंग्विशमेंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का था, यहाँ वो लीज का है। तो उसमें क्या होता था कि मॉडिफिकेशन के अंदर हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर देते थे, उसके अंदर एडजस्टमेंट कर देते थे, और एक्सटिंग्विशमेंट में क्या होता था, पुरानी चीज को डी रिकॉग्नाइज करके नया रिकॉग्नाइज करते थे, है ना, एकदम ऑल टुगेदर न्यू। तो यहां पर भी ये यही कहना चाह रहा है कि मॉडिफिकेशन हो चाहे आपका लीज टर्म के अंदर कोई परिवर्तन हो, फिर बाद में आपको शॉर्ट टर्म लीज का अगर आपने बेनिफिट ले लिया है
राइट। लो वैल्यू एसेट्स का अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन या लीज टर्म का चेंज आपका एक ऑल टुगेदर नया कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि लीज की अकाउंटिंग ही हमने नहीं करी है तो उसमें परिवर्तन किस बात का करेंगे, चेंज कोई तो होगा ही नहीं, है ना। लीज अकाउंटिंग करते तो उसके अंदर हम चेंज करते, भाई टेबल बनाते, कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालते, उसमें कुछ चेंज हो जाता। हम कुछ कर ही नहीं रहे लीज अकाउंटिंग, तो ऑल टुगेदर जो भी आपका नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी न्यू अकाउंटिंग स्टार्ट करिएगा। बाकी ज्यादा जानकारी हम दोस्तों लीज मॉडिफिकेशन में इसकी और अच्छे से करेंगे, ठीक है।